हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे पेपर 2 कॉमर्स के दिसंबर 2025 के कॉमर्स सब्जेक्ट के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे थे। आज हम बैंकिंग के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपन अपने गोल की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल एडॉप्टेड बाय आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी तकनीकें, नियंत्रण तकनीकें, कंट्रोल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? लोन्स एंड एडवांस टू द इंडस्ट्री, कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टेट्यूटरी, लिक्विडिटी रेशो या रेपो रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सी, डी एंड ई। ए नहीं होगा। आरबीआई लोन एंड एडवांस नहीं देती है आरबीआई की। और ये चारों कौन 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 सी टेक्निक्स है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, डी एंड ई। मॉनेटरी कंट्रोल की टू टाइप्स की टेक्निक्स होती है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव, सेकंड होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आ जाती है सीआरआर, ओएमओ, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। और क्वांटिटेटिव में आ जाएगी क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सैचुएशन, मार्जिनल रिक्वायरमेंट और डायरेक्ट एक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, बी, सी, डी एंड ई। इसका मैंने स्लाइड लगा रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं और पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अच्छा, लिखा नहीं मैंने इसमें, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, एक्सिम बैंक, एनएचबी, आईडीबीआई एंड नाबार्ड। तो देखो, एक्सिम बैंक क्या करता है? एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। तो इसको, ये फाइनेंस किसको करता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को फाइनेंस करता है। तो ये मैच किससे हो जाएगा? सेकंड से। ये इसका ईयर बताओ, ये कब आया था? 1 जनवरी 1982। ठीक है। सेकंड है एनएचबी, ये किससे मैच हो जाएगा? पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो ये मैच हो जाएगा थर्ड से, प्रमोटिंग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये पहले आरबीआई की सब्सिडी थी, अब करंटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है। इसको 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया था। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैच हो जाएगा फोर्थ से। ये फाइनेंस किसको? फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्री को। और इसकी सब्सिडी कौन है? आईडीबीआई की सिडबी। वो कब बनी थी? 1990 में। फोर्थ है नाबार्ड। नाबार्ड के किससे हो जाएगा? फर्स्ट से मैच हो जाएगा। नाबार्ड कब आया था? 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, राइट। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड, वो मैं लिखा नहीं है इसको। ठीक है, थर्ड आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फ्लोइंग कमिटीज एज पर दियर ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लगानी है कमिटी। तो फर्स्ट है नरसिम्हम कमिटी, फर्स्ट पद्माभन कमिटी, वर्मा कमिटी, सराफ कमिटी, राशिद जिलानी कमिटी। तो नरसिम्हम कमिटी कब आई थी? 1991 में। ठीक है, ये कब आई थी? 91 में। सेकंड पद्मानव, ये कमेटी कब आई थी? पद्मानव कमेटी 1995 में। और वर्मा कमेटी आई थी 1999 में। अच्छा, गलत नहीं, क्या बताइए इसे। ठीक है, वर्मा कमेटी 1999 में आई थी और सराफ कमेटी आई थी 1994 में। सराफ कमेटी कब आई थी? 1994 में। और राशिद जिलानी कमेटी आई थी, ये 1993 में आई थी वैसे तो। और इसका दोबारा जिक्र किया गया था 1997 में। ठीक है, तो इसको अब अपन असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो फर्स्ट तो 1991 पहले आ जाएगी, आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ए ई, फिर 94 आ जाएगा, डी,
फिर बी आ जाएगा पद्मनाभन कमेटी, फिर सी आ जाएगा वर्मा कमेटी। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आरटीजीएस असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आरटीजीएस सिस्टम इज ए फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन ए रियल टाइम एंड ग्रोस बेसिस। रीजन दे रखा है देयर इज नो मिनिमम सीलिंग फॉर द आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। तो आपको बताना है दोनों सही हैं या गलत है। तो आरटीजीएस सिस्टम क्या होता है? एक बैंक से दूसरे बैंक में हमें एक ही टाइम पे, एक ही समय पे ग्रोस आधार पर ट्रांसफर होता है। सही है ये आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस रियल टाइम ग्रोस ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, और इसकी मिनिमम से मिनिमम कितनी है इसकी? 2 लाख। ठीक है, आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा कितनी है? 2 लाख की। तो आर तो क्या है? गलत हो गया, रीजन तो इसका सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सॉरी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। मैं उसको सिस्टम नाम याद आ रहा था मेरे को, इसको करेक्ट कर लेना। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ट्रांसफर फंड इन रियल टाइम एंड ऑन ए ग्रोस बेसिस, ट्रांसफर बाय ट्रांजेक्शन विदाउट नेटिंग। रियल टाइम एंड टू एंड फंड ट्रांसफर हो जाता है। इसकी मिनिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5. Which of the following is not a component of formal organized financial system? Financial market, financial instrument, chit fund companies, financial services. कौन सी फॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है? कौन सा है? कौन सा इसमें से नहीं है? फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड। तो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चिट फंड कंपनीज या फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चिट फंड कंपनीज। तो देखते हैं इसमें। फर्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आ जाएगा? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे शेयर, डिपेंचर्स वगैरह, ये आ जाएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। और फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन सी आ जाएंगी? बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस की सर्विस, म्यूचुअल फंड वगैरह। तो ये फाइनेंस सर्विस में आ जाएगा। और चिट फंड क्या होता है? चिट फंड में अनरेगुलेटेड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, सेक्टर है जो जिसे आरबीआई और सेबी द्वारा अनरेगुलेट नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो कुछ अमाउंट कॉन्ट्री करते हैं और बाद में लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे निकाला जाता है। और इसमें जिसकी लोएस्ट बिट होती है, जो जो कम से कम कम अमाउंट एक्सेप्ट कर लेगा फर्स्ट टाइम, तो तो वो चिट फंड उसको मिल जाता है। ठीक है, बाकी जो पैसा बचता है उसे क्या करेंगे? सारे डिविडेंड के रूप में आपस में बांट लेते हैं। जैसे मान लो कि सबने 2-2 हजार, 10 मेंबर है, 2-2 हजार रुपए कलेक्ट किए। ठीक है, तो कितना हो गया? 20,000। अब इसमें बिट लगी तो बिट में किसने, एक ने बोल गया 18,000 में मान गया हो। ठीक है, तो जो 2,000 बचा वो किस में बच जाएगा? ऑल सारी का उसमें, ऑल सारे मेंबर्स में 2,000 बच जाएगा। ठीक है, डिविडेंड के रूप में बच जाएगा। तो इसका ये अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, इसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, आरबीआई सेबी द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Charge collected from the investor by a mutual fund scheme when it sells its units to investors is called exit load, entry load, switch, sell price। म्यूचुअल फंड योजना द्वारा निवेशकों को यूनिट बेचते समय वसूला जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? यानी कि जैसे जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड परचेज कर रहा है, तो वो कौन सा शुल्क कहलाएगा? एंट्री लोड। ये क्या कहलाएगा? एंट्री लोड। और एक एग्जिट लोड कौन सा होता है? जो जिसमें अपने इन्वेस्टर क्या होता है? रिडीम करता है, सेल सेल कर देता है अपने शेयर्स को, उनको सेल सेल करता है। तो वो क्या कहलाता है? म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट लेता है तो वो एग्जिट लोड कहलाता है, अपने म्यूचुअल फंड सेल कर देता है। एंट्री लोड में जब उसे परचेज करने होते हैं तो एंट्री लोड, जो सेबी वगैरह जो भी है रेगुलेटेड कंपनी, वो एंट्री लोड चार्ज करती है। स्विच, एक फंड स्कीम से दूसरी फंड स्कीम में ट्रांसफर होते हैं तो वो स्विच कहलाता है। सेल प्राइस, म्यूचुअल फंड की शेयर्स की टोटल प्राइस क्या होती है? टोटल प्राइस जिसमें जिसपे इन्वेस्टर पे कर जिसको इन्वेस्टर पे करता है म्यूचुअल फंड उसको अक्वायर करने के लिए। ठीक है, इस पे क्या है? टोटल प्राइस में क्या हो जाता है? एनएवी और एंट्री लोड
होता है, ठीक है, इंक्लूड होता है टोटल प्राइस में। और सेबी ने 2009 से एंट्री लोड को एबोलिश कर दिया ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके, इन्वेस्टर की कॉस्ट रिड्यूस कर सके कहीं, ठीक है। तो एग्जिट लोड रिडीम के समय होता है, सेल करते समय, एंट्री लोड परचेज करते समय जब जब इन्वेस्टर परचेज करता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। और स्विच, एक फंड से दूसरे फंड में जाने को स्विच कहते हैं। सेल प्राइस टोटल प्राइस कहलाती है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इसका लिखा हुआ है फ्री चार्ज, entry load is a free charge by a mutual fund firm investor at the time of purchasing and subscribe करता है यूनिट्स को सब्सक्राइब करते समय। It is added to net assets value and increase the cost of investment for the investor। एंट्री लोड परचेज के समय और एग्जिट लोड यूनिट बेचने रिडीम करने के समय। 7 क्वेश्चन है हमारा। The right of the insurer to stand in place of the insured after the settlement of a claim and recover the loss from an alternative source is known as। दावे के निपटान के बाद बीमाकर्ता का बीमित व्यक्ति के स्थान पर खड़े होने तथा किसी वैकल्पिक स्रोत तथ्य पक्ष की से क्षति की वसूली करने का अधिकार किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लो कि हमने हमारा माल है, उसका हमने 5 लाख का माल पड़ा है अपने पास, सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, शॉप में। अब हमने उसका क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है। अब लग गई हमारी शॉप में आग लग गई, ठीक है। तो अब उसने इंश्योरेंस करा रखा है, तो बीमित जो बीमा कंपनी है वो उसको जितना भी उसका लॉस हुआ है वो रिकवर कर देगी, उसको उसके पैसे दे देगी। लेकिन जितना जो भी स्क्रैप मूल्य बचा होगा, स्क्रैप बचा होगा, जो भी जैसे जला हुआ सामान, कुछ फर्नीचर होगा, कुछ होगा उसका जो भी, तो वो अगर जला जला हुआ बच गया तो वो किसका होगा? वो बीमा कंपनी का होगा। अगर उसको स्क्रैप वैल्यू को बेच के अगर जो भी पैसा आएगा वो क्या इसका नहीं होगा, जिसका बीमित कंपनी का, इंश्योरर का नहीं होगा, वो जिसने इंश्योरेंस लिया है बीमा कंपनी का ही होगा, ठीक है। यानी कि ये कोई लॉस लॉस वो ये कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता है, नो प्रॉफिट इज अलाउड। जितना नुकसान उसका हुआ है उसको उतना ही पैसा मिल जाएगा। 5 लाख का नुकसान हुआ है तो वो 5 लाख उसको बीमा कंपनी उसे प्रोवाइड करा देगी। लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू को सेल करने पर जो प्राइस आएगा वो उसका इंश्योरर का नहीं होगा, वो किसका होगा? बीमा कंपनी का होगा। उसका उसके ऊपर राइट नहीं होगा, ठीक है। सब प्रिंसिपल और सब्रोगेशन का समझ में आ गया। इसका राइट आंसर है सेकंड। अब बाकी भी समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट, इंश्योरर का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कार है उसकी है, फाइनेंस उसका होना चाहिए, उसमें किसी दूसरे की कार का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस प्रॉक्सिमा। जैसे मान लो कि मेरा कोई सामान है जो समुद्री जहाज में आ रहा है, मैंने उसका करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया, लेकिन जहाज तो डूबा नहीं, लेकिन क्या हुआ, सामान को चूहे खा गए। तो कॉज होना चाहिए कि भाई जिसके लिए आपने कराया है, बीमा कराया है, वही होना चाहिए। जहाज डूबना चाहिए, अगर जहाज डूबने के लिए तुमने करवाया है इंश्योरेंस तो वो कारण होना चाहिए। ये नहीं चूहे ने काट लिया तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉज होना चाहिए, जिस कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है वो होना चाहिए। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो 5 लाख का आपका सामान था, आपने दो कंपनी से अलग अलग 5-5 लाख का करवा इंश्योरेंस ले रखा है। अगर नुकसान हुआ तो दोनों कंपनी 5-5 लाख रुपए अलग से नहीं, अलग अलग नहीं देगी। दोनों क्या करेगी, कॉन्ट्री कर लेगी, 50 वो देगी 50 वो करेगी, यानी 50% वो दे तो एक कंपनी देगी, 50% दूसरी कंपनी देगी, यानी उसके लॉस को भरपाई कर देंगे, लेकिन अलग अलग नहीं देगी, ठीक है। तो ये चारों समझ में आ गए। इसका राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। Next question 8. The process of ensuring access to appropriate financial product and services needed by all sections of society, particularly weaker section and low income groups, at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstream institution player is referred to as financial integration, financial instability, financial inclusion, monetary stability। समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से
कमजोर एवं कम आय वालों को उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब एक बार इन चारों टर्म को समझ लेते हैं। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, वित्तीय एकीकरण क्या होता है? इसमें क्या होता है? कंबाइन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, यानी कि जो बैंकिंग सर्विसेज है उसको हम क्या कर रहे हैं? ग्लोबली लेके जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। इंक्रीज कर रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज को, ग्लोबली ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड है इनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कुछ देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। थर्ड है मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी, यानी कि करेंसी या प्राइस में इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है ना, प्राइस में इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और लास्ट में है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसी जगह पे हमें वित्तीय सेवाओं यानी फाइनेंस सर्विस पहुंचाना जहाँ पे फाइनेंस सर्विस अवेलेबल नहीं है, वहां तक पहुंचाना, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, एसेबिलिटी एसेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए इनके लिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जनधन योजना है वो इसमें आती है कि, ठीक है, इसमें सभी जहाँ तक ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है, जहाँ वहां तक हमें प्रोवाइड करानी है, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर की हो, सर्विस सेविंग सेक्टर की हो, पेंशन की हो, क्रेडिट फैसिलिटी हो, हमें वहां पे पहुंचानी है। तो क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर कम आय वालों को उचित लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया वित्तीय समावेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9, विच ऑफ द विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ न्यू इशू? पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, राइट इशू, बोनस इशू, बुक बिल्डिंग। न्यू न्यू शेयर इशू की कौन सी विधि नहीं है? तो कौन सी आएगी? बोनस शेयर, ठीक है। तो हम इनको चारों को टर्म को समझ लेते हैं। शेयर इशू करने के दो मार्केट होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी मार्केट, सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? न्यू कैपिटल रेज की जाती है, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी पहले से शेयर इशू किए हुए हैं उनका परचेज और सेलिंग वहाँ उसमें होती है। और प्राइमरी मार्केट में हम फ्रेश कैपिटल इशू रेज करते हैं, इशू फ्रेश का शेयर इशू करते हैं, फ्रेश कैपिटल रेज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्ट, ये भी इसी का ही टाइप होता है प्राइमरी सेक्टर का। इसमें प्रोस्पेक्टर के थ्रू हम कैपिटल रेज करते हैं। फिर है राइट शेयर, इसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर सेल करती है, देती है, ठीक है। अपने खुद के ही पहले से जो भी शेयर होल्डर है उनको राइट देती है शेयर परचेज करने का, ठीक है। फिर है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग क्या होती है? न्यू शेयर जब इशू करते हैं उसका आईपीओ में यूज होता है ये। तो इसमें क्या जो प्राइस होती है शेयर्स की वो उसको सेट किया जाता है, इसके इस प्रोसेस के बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू उसको प्राइस को सेट किया जाता है। इसको भी दो तरह से करते हैं। एक फिक्स्ड प्राइस यानी कंपनी खुद ही कहता है कि नहीं मुझे इतने ही प्राइस में मुझे सेल करना है, जैसे 105 में बेचना है तो 105, 110 में बेचना है तो 110, वो पहले ही फिक्स कर दे। और एक होती है दूसरी फ्लेक्सिबल होती है, जिसमें जिसमें क्या होता है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग कम शेयर्स की प्राइस सेट होती है। उसको ये पता है जैसे मान लो 101 से 105 के बीच होगा, वो बीच में कितना होगा वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। फिर लास्ट होता है बोनस शेयर इशू। बोनस शेयर भी अपने पहले की जो एक्साइटिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को ही इशू किए जाते हैं। कंपनी उन्हीं लोगों को इशू करती है। ये किस में से देते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में से, अपनी जो रिटेन अर्निंग होती है उसमें से ही शेयर कैपिटल रेस की जाती है, यानी कि जो अपनी रिटेन अर्निंग है उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं किनको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। समझ में आ गई चारों टर्म? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, बोनस शेयर, बोनस इशू। नए नए इशू नए इशू नहीं होती है, न्यू इशू नहीं होती इसमें, है ना। ये ऑलरेडी पहले से ही रिटर्न अर्निंग्स में से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन है 10th, non receipts of dividend by investor is categorized in which type of complaints received by सेबी। निवेशकों को लाभांश प्राप्त न होने की शिकायत को सेबी द्वारा प्राप्त शिकायतों के किस प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो ये क्वेश्चन हमारा नया है, पहली बार फर्स्ट टाइम आया है, तो इसको हम बस याद कर सकते हैं। अगर दोबारा रिपीट होगा तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टाइप 2। टाइप 2 में आएगा इसका। लाभांश किस निवेशकों को अगर लाभांश प्राप्त नहीं होता है, उसकी कंप्लेन कौन से उसमें की जाएगी, किस टाइप 2 में की जाएगी? तो इसका मैं एक चार्ट सेबी की वेबसाइट से मैंने लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐड है कि हाँ, ये रहा। टाइप 1 में आ जाता है रिफंड ऑर्डर। टाइप 1 में कौन कौन सी आ जाएंगी? कैंसिल स्टॉक, इन्वेस्ट, अलॉटमेंट, एडवाइस, रिफंड ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर्स एंड रिवैलिडेशन, अलॉटमेंट एडवाइस, डुप्लीकेट रिफंड। ये सारे किस में आ जाएंगे? टाइप 1 में आ जाएंगे। टाइप 2 में आ जाएंगे नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, जो हमारा क्वेश्चन था वो किस में आएगा? टाइप 2 में। डिविडेंड ऑन शेयर से रिलेटेड जो भी ग्रीवियंसेस आएंगे वो किस में आएंगे? टाइप 2 में। टाइप 3 आता है नॉन रिसिप्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आफ्टर ट्रांसफर, यानी शेयर सर्टिफिकेट इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट आफ्टर ट्रांसफर, शेयर सर्टिफिकेट एंडोर्समेंट, ट्रांसमिशन, कंसोलिडेटेड, बोनस शेयर रिलेटेड। ये सारे शेयर से रिलेटेड जितने भी ग्रीवियंसेस होंगे वो किस में आएंगे? टाइप 3 में। टाइप 4 में आते हैं डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स के रिडम्पशन, उससे सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी है, इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी ग्रीवियंसेस होंगे वो किस में आएंगे? टाइप 4 में आएंगे। बाकी और भी हैं, इसमें 11 तक दे रखे हैं, अपन पढ़ सकते हैं। टाइप 5 है नॉन रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट्स। टाइप 6 है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। टाइप 7 आ जाएगा म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, इसकी आ जाएगा। टाइप 8 आ जाएगा ब्रोकर, सिक्योरिटी लैंडिंग, इंटरमीडियरीज, मर्चेंट बैंकर, रजिस्टर्स एंड ट्रांसफर एजेंट, डिवेंचर ट्रस्टीज, बैंकर्स टू इशू, अंडरराइटर्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे 8 में। टाइप 9 में एक टाइप 9 में आ जाएंगे सिक्योरिटीज एक्सचेंज, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ऑर्गेनाइजिंग डिपॉजिटरीज। टाइप 10 में आ जाएंगे डेरिवेटिव ट्रेडिंग। टाइप 11 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेकओवर्स, बायबैक, डीलिस्टिंग, कंप्लायंस विद लिस्टिंग कंडीशन। ये सारे इसमें आ जाएंगे टाइप 11 में। अभी तो ये क्वेश्चन आया है, अपन बस याद ही रख सकते हैं इसको, आगे को दोबारा आ जाए आप भी इसको देख सकते हो। सेबी की वेबसाइट पे मैंने इसको लिंक कर दिया है आपके इस पे। ठीक है, देख, खत्म हो गए आज के क्वेश्चन, यहीं तक ही थे। ठीक है, उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।